हेलो एवरीवन, आज हमारी की क्लास 4 है और हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को मुफ्त में प्रदान की जाती है तो अक्सर लागत शून्य होता है उसका, या अक्सर लागत की अनदेखी की जाती है, या तीसरा ऑप्शन है अक्सर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है। तो हमारा इसका उत्तर है अक्सर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि निरपेक्ष है और प्रति पूंजी वास्तविक जीएनपी आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है। यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है, या कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है, या गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। तो इसका उत्तर है गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि जो होती है वो वृद्धि निरपेक्ष है और प्रति पूंजी वास्तविक जीएनपी आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक उच्च बचत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जो उच्च पूंजी है वो क्या है, उत्पादन अनुपात है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है। तो जो कस्टम ड्यूटी है वो वस्तु कर और सेवा कर में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने महारथी कंपनियां हैं। तो अक्टूबर 2019 तक भारत में 10 महारथी कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है ये सभी, पहला उत्तर भी है, दूसरा उत्तर भी है और तीसरा उत्तर भी है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साधनों और प्रयासों को सक्रिय करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों को विकसित करने के लिए और देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की पुष्टि करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से किनको आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो उनको आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। सभी को पता है एलपीजी का युग क्या था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी 1992 में। तो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री जहाज के दौरान हुई थी और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से किसे गूगल कर के रूप में भी जाना जाता है। पूंजी समकरण लेवी जो होता है उसको हम गूगल कर के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जो कि SFIO है उसके बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। ये भारत में एक वैधानिक जांच एजेंसी है या ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका उत्तर है दोनों, पहला भी और दूसरा भी। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भारत में अपनी तरह का पहला किस राज्य में स्थापित है। तो वो गुजरात में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग आया। तो जो भारत की 5 वर्षीय योजना के लिए है, योजना आयोग से कैसे अलग है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका उत्तर पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट नहीं है जो कि नीति आयोग के विपरीत राज्यों के वित्तीय संसाधन आवंटित करने का अधिकार ये नीति आयोग के पास नहीं है। तो उत्तर है पहली स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट जो है इसका उत्तर है वो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट द्वारा लाया गया है
NCCAT। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किया जाता है। RBI जो होता है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय देश व्यापार नीति से संबंधित है। इस वर्ष लेखा परीक्षा से अलग किया गया था और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी खातों का ऑडिट करने तक ही सीमित रहा। तो 1976 है इसका आंसर। 1976। अगला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स द्वारा विकसित किया गया है मॉरिस द्वारा। अगला प्रश्न है विकास की सीमा की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रोम के क्लब, यूनेस्को, ब्रेटलैंड कमीशन, एजेंडा 21। तो रोम के क्लब जो है वो इसका आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता अनुपात में गिरावट आ रही है क्योंकि जो हमारे 15 से 59 साल की जो जनसंख्या है वो अपेक्षाकृत अधिक है, इस वजह से। अगला प्रश्न है लघु क्षेत्र के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले आएगा फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है करवे समिति। फिर सेकंड स्टेटमेंट है आबिद हुसैन कमेटी। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आई नायक समिति। फिर थर्ड स्टेटमेंट HS कोहली समिति। अगला प्रश्न है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नोडल संस्थान है? तो जो नीति आयोग है वो एक नोडल संस्थान है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निम्नलिखित योजना शामिल नहीं है। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला स्टेटमेंट हमारी जनोपयोगी संसाधन उपलब्ध कराना। दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर है सबसे पहले आती है सेकंड स्टेटमेंट सामाजिक और आर्थिक ओवरहेड पूंजी का निर्माण करना। फिर है थर्ड स्टेटमेंट संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है समतावादी लक्ष्यों का आगे बढ़ाने के लिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है इसकी, जनोपयोगी संसाधन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है। उसका उत्तर है तीनों स्टेटमेंट पहला, सेकंड और थर्ड सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है हमारा भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आय वृद्धि जो है वो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने का तरीका है। अगला प्रश्न है चक्रीय बेरोजगारी है और इसका उत्तर है बेरोजगारी है कि मंदी और अवसाद के दौरान होता है। बेरोजगारी कब होता है? मंदी और अवसाद के दौरान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तो निवेश की दर में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है श्रम बल को परिभाषित किया जा सकता है। श्रम बल तो श्रमिकों के जो काम की मांग कर रहे हैं और वर्तमान मजदूरी दर पर काम के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी को जमाकर्ता के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाने की अनुमति दी गई है जो अब 1 लाख रुपए है। तो इसका आंसर है प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था का निरंतर संतुलन की स्थिति में गिरावट करने के लिए क्या क्या उपकरण है? सारे ही इसके आंसर हैं। मॉडलिंग, दृष्टिकरण में परिवर्तन, नई अवधारणाओं का मापन, माइक्रो डेटा, स्टाफ और प्रवाह दोनों।
अगला प्रश्न है, एक बाजार की स्थिति जब कई फर्में सामान बिक्री करते हैं लेकिन समान उत्पादों को नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर है एकाधिकारी प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है प्रभावी मांग जो होती है वो रोजगार पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मांग कानून के में एक धारणा नहीं है? उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये मांग जो है कानून में एक धारणा नहीं है। जब कुछ माल उत्पादक कारक की पूरी तरह से राशि में तय की जाए तो कीमत की परवाह किए बिना आपूर्ति वक्र है। तो इसका उत्तर क्या है? वर्टिकल जो। अगला प्रश्न है, विपणन में नवाचार के रूप में सही है। इसका उत्तर है क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, बाजार विभाजन के लिए उपयोगी है। मौजूदा ग्राहकों को लक्षित करना, संभावनाओं की पहचान, तरजीही विपणन। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीकोफ्रेंसिस एक उदाहरण है कि किस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा है। इसका उत्तर है सिंक्रोनस दूरस्थ शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आम जरूरतों के साथ बाजार में संभावित बाजार को विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है आम जरूरतों के साथ उप बाजारों में संभावित बाजार को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, कुछ जोखिम से समाज के नुकसान को दूर करने या कम करने के लिए एक सामाजिक उपकरण है बीमा, इंश्योरेंस। आप में बेसलाइन, हेडलाइन और उपसेल लाइन मिल जाए तो रेडियो विज्ञापन। व्यापार रणनीति विकास में उपयोग के लिए किए जाने वाली सीआरएम शब्द का मतलब है ग्राहक संबंध प्रबंधन। मार्केटिंग के क्वेश्चन। विपणन की किसी भी परिभाषा के लिए केंद्रीय है तो वह है ग्राहक संबंध। जब उपभोक्ता एक मजबूत आवश्यकता साझा कर सकते हैं जिसे मौजूदा उत्पाद से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसे क्या जाना जाता है? इसे अव्यक्त मांग जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पाद में कौन सा चरण चक्र विपणन के विस्तार और उत्पाद जागरूकता पैदा करता है? इसका उत्तर है परिचय चरण। अगला प्रश्न है, किस बाजार रूप में एक बाजार का उद्योग में कुछ फर्मों का प्रभुत्व है? इसका उत्तर है ओलिगोपॉली। जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। जीएसटी की क्या है? भारतीय बाजार में एकरूपता लाने के लिए और कर अनुपालन में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के मामले में सकल कर राजस्व में वृद्धि वर्ष में सबसे अधिक 2016-17। अब ओपन मार्केट जो होते हैं ऑपरेशंस में क्या शामिल है? क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीक सब जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में शामिल है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में क्या रखा गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में है घी जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं है? सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ और लाभांश, इसमें है लघु बचत। ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार, तो जो नॉन डेसिस जो है वो संस्था विदेशी व्यापार की थी। अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक लिमिटेड पुरानी पीढ़ी का निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? केरला में है। केरला में अलुवा अलुवा में है।
अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है और ये जो है मुंबई में अपने मुख्यालय के साथ एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। निम्नलिखित में से कौन सा एसबीआई की टैगलाइन है? एसबीआई की जो टैगलाइन है वो है शुद्ध बैंकिंग और कुछ और बैंकिंग एंड। अगला है विपणन में नवाचार के रूप में नहीं है, इसका आंसर है क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, एसआईपी योजनाओं के लिए मुख्य लक्ष्य समूह है सभी वेतनभोगी व्यक्ति जो है वो एसआईपी योजनाओं के लिए मुख्य लक्ष्य समूह है। अगला प्रश्न है, आला विपणन के लिए किया जा सकता है वो है गोल्फ क्लब। अब नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धी लाभ जो है उनकी कुंजी में ग्राहक परामर्श भेदभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन चैनल का कार्य नहीं है? उत्पादन जो है वो चैनल का कार्य नहीं है। बाजार विभाजन में के लिए उपयोगी है। सारे मौजूदा ग्राहक को लक्षित करना, संभावनाओं की पहचान, तरजीही विपणन। और हमारे आज की क्लास के प्रश्न